चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पब्लिक फिनांस का जो फर्स्ट यूनिट है फिस्कल फंक्शन एंड ओवरव्यू उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम ऑलरेडी सेकंड और थर्ड यूनिट पढ़ चुके हैं, मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मार्केट फेलियर। ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है फिस्कल फंक्शन एंड ओवरव्यू, ये बहुत हद तक आपके सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट से कनेक्टेड है। बस सेकंड यूनिट मार्केट फेलियर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे कनेक्टेड है तो ठीक है, उसको हम देख लेंगे। और जो हमारा फोर्थ यूनिट है फिस्कल पॉलिसी वाला, उसका भी काफ़ी कनेक्शन यहाँ पर है। तो जब जब उसका रेफरेंस आएगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि वो अपन फोर्थ में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने कंसेप्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है जो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट के अंदर प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे हैं उसका। तो जब हम डिटेल डिस्कशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कर ही रहे हैं तो इंट्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल फोकस हमारा नहीं होगा। हम ठीक एक बार पूरा कंटेंट गो थ्रू कर लेंगे, बट कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे ये बोलता है कि हम लोगों ने हमारे जीवन में देखा है डे टू डे लाइफ के अंदर कि बहुत सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, और बहुत सारा ऐसा भी होता है जिस पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती ही नहीं है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई उंगली नहीं करती, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ देती है। होता ही ऐसा भाई, कई चीज़ों पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेलर और बायर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, मुझे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किस प्राइस पे खरीदना है, किस प्राइस पे बेचना है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वहाँ नहीं होता। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कराता है, लेकिन कुछ कुछ गुड्स में गवर्नमेंट जो है वो एक्सक्लूसिव राइट अपने पास रखता है, जैसे इंडियन रेलवे वगैरह। अब यार बहुत सारे रीज़न हैं जिस कारण से हमें भी कई बार लगता है कि नहीं यार, यहाँ तो गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे अगर अपन हॉस्पिटल्स की बात करें तो हमें कई बार लगता नहीं भैया गवर्नमेंट तो होनी चाहिए, वरना एक गरीब आदमी, एक आम आदमी तो ट्रीटमेंट करवा ही नहीं पाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतनी महंगे हैं। स्कूल्स के लिए हमको लगता है कि अरे गरीब बच्चा पढ़ना तो चाहिए, एटलीस्ट उसके पास कुछ नॉलेज तो होना चाहिए। एटलीस्ट जब वो वोट डाले तो उसके अंदर इतना नॉलेज तो हो कि यार कौन सही कैंडिडेट है, किसको वोट डालना, इतनी जानकारी तो उसके पास आए। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो। प्राइवेट सेक्टर अगर होगा तो हर बंदे तक प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा, और कई जगह तो पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे अब मिलिट्री है, तो हम चाहते हैं मिलिट्री तो गवर्नमेंट के हाथों में ही हो। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भारत की मिलिट्री को ऑन करेगा तो थोड़े दिनों वो देश पे रूल करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो कई जगह पे हम चाहते हैं कि भैया यहाँ तो गवर्नमेंट होनी ही चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जुडिशियल सिस्टम मेंटेन करने के लिए, वहाँ तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट ही हो। Broadly speaking, public finance is the study of the role of government in the market economy. Market economy यानी जो डिमांड एंड सप्लाई से जो इकोनॉमी चल रही है, जहाँ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अपना काम कर रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट का रोल क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, उसको लेकर यहाँ पे सारी हम बहसबाजी कर रहे हैं। भाई समझो, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है। किसी भी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो अल्टीमेटली क्या है, स्कैर्स है। और जब रिसोर्सेज स्कैर्स होंगे तो वहाँ हमें तीन डिसीजन लेने पड़ेंगे। यानी हर इकोनॉमी के सामने तीन क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इनको रिप्लाई करने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम होना ही चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम तीन में से एक हो सकता है। एक तो कैपिटलिस्ट सिस्टम हो सकता है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक बार का स्ट्रक्चर बना के छोड़ दे, इंटरफेरेंस ना करे। देखो, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, मिक्स्ड हो, इकोनॉमिक सिस्टम तीनों में बनेगा इनिशियल। बाद में इंटरफेरेंस यहाँ जीरो होगा, जीरो इंटरफेरेंस होगा, बाद में यहाँ 100% इंटरफेरेंस होगा, और यहाँ ओकेजनल इंटरफेरेंस होगा, यानी थोड़ा होगा थोड़ा नहीं भी होगा, पर सिस्टम तो होना ही चाहिए ना। तो बेसिकली इनकम टैक्स रेट ये रहेगी, जीएसटी का रेट ये रहेगा। आप इंडियन गुड्स के अंदर डील कर सकते हो विदाउट लाइसेंस, पर ये गुड्स पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये हजार्डियस हैं, या नेशनल जो सिक्योरिटी उस इशू पे क्वेश्चन मार्क हैं, तो इनके लिए आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिएगी, बेसिक अप्रूवल चाहिएगी। आपको बताना पड़ेगा कि भैया हम जो कर रहे हैं उससे नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं है, या ये हजार्डियस है, तो भी हम देख के एकदम समझदारी के साथ यूज़ करेंगे। आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो सिंपल शब्दों में एक इकोनॉमिक सिस्टम तो होना चाहिए। अब इकोनॉमिक सिस्टम आप ऐसा भी बना सकते हो जिसमें आप बोल दो कि देखो भैया प्राइवेट प्रोडक्शन करेगा, ये भी प्राइवेट देखेगा, ये भी प्राइवेट देखेगा, हमको सिर्फ टैक्स दे दो, ये सिंपल रूल्स इनको फॉलो कर लो, आपकी मर्जी है जो करो। अगर आपने ऐसा सिस्टम बनाया तो ये कैपिटलिस्ट है। आपने ऐसा बनाया कि नहीं भैया प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी, गवर्नमेंट ही फैक्ट्रियाँ चलाएगी, सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट करेगी,
हर बंदे को जॉब गवर्नमेंट देगी, तो आप सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें और आप ऐसा सिस्टम बनाते हो जहां गवर्नमेंट के पास कुछ रूल्स हैं और प्राइवेट के पास कुछ, मतलब गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं और प्राइवेट के पास कुछ पावर्स हैं, दोनों पैरेलल चल रही है। गवर्नमेंट अपने रूल्स के हिसाब से अपना भी इंटरफेरेंस इकोनॉमी में रेगुलरली रखेगी, तो उसे अपन बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। यहाँ दो शब्दों पे ध्यान देना, एक तो इकोनॉमिक सिस्टम और एक है फिस्कल पॉलिसी। जब गवर्नमेंट इनिशियली इंटरफेरेंस करती है, इंटरफेरेंस मतलब एक सिस्टम बनाती है कि भैया ये टैक्स रहेगा, ये रहेगा, यहाँ आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी या नहीं लेनी, ऐसा वैसा जो भी, तो ये है इकोनॉमिक सिस्टम डिज़ाइन करना। अब इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स कैसा भी हो सकता है। और सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज चेंज करती है, कभी टैक्स बढ़ा दिया, कभी टैक्स घटा दिया, कभी एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को लेकर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, कभी प्रोडक्शन प्रोसेस को लेकर हमारी पॉलिसी चेंज कर दी, तो गवर्नमेंट जब बार बार इंटरफेरेंस करती है किसी ना किसी तरीके से, तो उससे अपन बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मिक्स इकोनॉमी में तो काफ़ी ज़्यादा होती है, कैपिटलिस्ट में कम होती है, होनी चाहिए, डिज़ायरेबल है, अभी हम देखेंगे आगे। और सोशलिस्ट में तो सब कुछ फिस्कल ही होता है, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट ही देखता है, तो उसमें तो कोई फिस्कल पॉलिसी वर्ड की अपने आप में इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है, क्योंकि 100% फिस्कल पॉलिसी ही है। तो उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोले कि नॉर्मल बिजनेस पॉलिसी बोले, एक ही बात है, बिकॉज सारी बिजनेस पॉलिसी वहाँ फिस्कल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट चलाएगी। एडम स्मिथ ये कहते थे, जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, वो ये कहते थे कि भैया गवर्नमेंट का मिनिमम कंट्रोल होना चाहिए, मिनिमम एक्टिविटी होनी चाहिए, सब प्राइवेट का होना चाहिए। नेशनल डिफेंस है, जुडिशियल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर और कोई बहुत हाईली डिजायरेबल इंस्टीट्यूशंस हो, उनको छोड़कर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है साहब। गवर्नमेंट मस्त रहे, गवर्नमेंट उंगली ना करे इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आर्मी मेंटेन करना और बेसिक एक इकोनॉमिक सिस्टम बना के छोड़ देना। यानी मार्केट इकोनॉमी का एडवोकेट ये करते थे, उसका सपोर्ट करते थे। 1930 में अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उसने ये बता दिया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी को छोड़ देगा तो इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन और इन्फ्लेशन आ सकता है, मंदी, रिसेशन या डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होना, यानी इन्फ्लेशन आ सकता है, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस होता है। अगर आप प्राइवेट के भरोसे छोड़ दोगे तो प्राइवेट उन सिचुएशंस को बहुत अच्छे से टैकल नहीं कर पाएगा। जब इकोनॉमी डाउनफॉल पे जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़रूरी है उस इकोनॉमी को वापस ऊपर उठाने के लिए। और अगर इन्फ्लेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़रूरी है उस प्राइस को वापस नॉर्मल लेवल पर ला के स्टेबल करने के लिए। एडम स्मिथ कहता था ज़रूरी नहीं, वो कहता था अपने आप हो जाएगा। गवर्नमेंट क्यों, महंगा होगा तो पब्लिक अपने आप कम खरीदेगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। अगर रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, तो गुड्स के प्राइसेस कम होंगे तो सब ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, सस्ता मिलेगा ज़्यादा खरीदेंगे, जब ज़्यादा खरीदेंगे तो अपने आप इकोनॉमी वापस ऊपर आ जाएगी। तो ये इन्फ्लेशन रिसेशन सिर्फ मजाक है, ऐसा होता नहीं है कुछ, ऐसा एडम स्मिथ कहते थे। लेकिन 1930 ने बता दिया कि एडम स्मिथ साहब इस बात पे गलत थे, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना ज़रूरी है, प्रोएक्टिव रोल होना ज़रूरी है। देखो, कंट्रीज का अलग अलग इकोनॉमिक आइडियोलॉजी होता है, कोई सोशलिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है, कोई मिक्स्ड है, अलग अलग फाइनेंशियल आर्किटेक्चर होता है और फाइनेंशियल सिस्टम होता है। आप समझे, कुछ इकोनॉमीज के अंदर पूरा बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट के हाथों में है, कुछ इकोनॉमीज के अंदर खुद की करेंसी नहीं है, बाहर वाली करेंसी यूज कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमी के अंदर डुअल करेंसी सिस्टम है। डुअल करेंसी सिस्टम जैसे यूरोप में EU के जो है, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, उनकी खुद की करेंसी तो होती है, एट द सेम टाइम यूरो भी उनके लिए एक स्टैंडर्ड करेंसी हो जाती है। तो अलग अलग फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का, इसलिए डिफरेंसेस हो सकते हैं अलग अलग कंट्री में कि भैया कितना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो, कम हो, ज़्यादा हो, कैसा नहीं हो, वो अलग अलग बात है, लेकिन होना चाहिए। ये कहना ये चाह रहा है कि भाई अलग अलग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, कोई सोशलिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है, कोई मिक्स्ड है, लेकिन हर केस में गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेरेंस तो होना चाहिए। आप कम रखो, ज़्यादा रखो, पर इंटरफेरेंस तो होना चाहिए। बिना इंटरफेरेंस इकोनॉमी को बहुत अच्छे से आप मूव नहीं कर पाओगे, आगे चला नहीं पाओगे। रिचर्ड मसग्रेव, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक में द थियरी ऑफ पब्लिक फिनांस में 1959 में कहा कि गवर्नमेंट के 3 मेजर रोल हैं, रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। रिसोर्स एलोकेशन जो हमने मार्केट फेलियर वाला एस्पेक्ट पढ़ा वही है
कि रिसोर्सेज यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं उनको कौन से गुड्स के प्रोडक्शन पे लगाया जाए, किसी गुड्स का अंडर या ओवर प्रोडक्शन तो ना हो जाए। मार्केट के भरोसे छोड़ेंगे तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जहां जहां प्रॉब्लम हो वहां गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना चाहिए, हर जगह नहीं करना, जहां जहां प्रॉब्लम हो वहीं करें। Allocation function. Resource allocation refers to the way in which the available factors of production are allocated among the various uses to which they might be put. यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो अलग अलग यूजर्स के लिए पुट किए जा सकते हैं, एक गुड्स में भी, बी में भी, सी में भी, तो उनको कहाँ एम्प्लॉय करना है, कितना एम्प्लॉय करना है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना, मतलब ये एलोकेशन फंक्शन हो गया। द अलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स करेक्टिव एक्शन व्हेन प्राइवेट मार्केट फेल्स। जब प्राइवेट मार्केट फेल्स होता है तो करेक्टिव एक्शन लेना, उसको ठीक करने या सही करने के लिए गवर्नमेंट जब कदम उठाती है या मार्केट में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करती है तो उसे अपन बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन केस ऑफ मार्केट फेलियर, जो कि टेक्निकली गवर्नमेंट का अलोकेशन फंक्शन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ an economic system is the optimal or efficient allocation of scarce resources so that the available, भाई ये गवर्नमेंट का बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कि जो स्कैर्स रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज हो, उनका प्रॉपर यूज हो और वेस्टेज लिमिटेड हो नहीं हो। प्राइवेट सेक्टर एलोकेशन करता है, स्टेट एलोकेशन यानी गवर्नमेंट एलोकेशन करती है। प्राइवेट सेक्टर जो होगा वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई प्राइस मैकेनिज्म यानी प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होगा और प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मोटिव होगा। स्टेट एलोकेशन कैसे होता है कि भैया सोशल वेलफेयर होना चाहिए, किसी चीज़ का अंडर ओवर प्रोडक्शन ना हो, उसका ऑप्टिमल प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। स्टेट एलोकेशन रिसोर्सेज थ्रू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज और गवर्नमेंट बजटिंग एंड कैन ऑल्सो अफेक्ट एलोकेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर थ्रू फिस्कल पॉलिसी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के किसी एक्स कमोडिटी पर टैक्स बढ़ा दे तो अपने आप उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और वाई का टैक्स कम कर दे तो उसका प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के थ्रू किसी का भी प्रोडक्शन बढ़ा घटा सकती है। टैक्सेस है, सब्सिडीज है, बाकी इंटरफेरेंस हमने पढ़े, भाई यहाँ कंजम्पशन नहीं करना, मार्केट एरिया में कंजम्पशन करो, यहाँ पे आप पब्लिक प्लेस में कंजम्पशन नहीं करोगे। ऐसे जो भी एस्पेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने या घटाने का काम कर सकते हैं। In the real world, resource allocation is both market determined and government determined. Actually market determined भी होता है, government का interference भी होता है। कब जब market fail होगा तब। A market economy is subject to serious malfunctioning, मतलब private goods will be sufficiently provided by the market, public goods will not be provided in the sufficient quantities by the market। यानी कह रहा कभी कभी मार्केट इकोनॉमी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती, जैसे कि इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स तो प्रोवाइड करा देंगे लेकिन पब्लिक गुड्स मार्केट प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। पब्लिक गुड्स में नॉन एक्सप्लोडेबल वाला एस्पेक्ट होता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा। Why do market fails or why do market generates misallocation of resources, that is under overproduction of resources क्यों होता है? Efficient allocation of resources is assumed to take place only in perfectly competitive market। ये हमारे वहाँ पे भी था, perfectly competitive market में एकदम proper allocation होगा, लेकिन perfectly competitive market हमेशा होता नहीं है। ये हमने market failure वाले definition में भी देखा था basics में। yes। उसके बाद क्या लिखता है? imperfect कंपटीशन, प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर, इनसे मार्केट फेल होता है। मार्केट्स टिपिकली फेल्स टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड्स। कलेक्टिव गुड्स यानी क्या होता है? पब्लिक गुड्स। एक्सिलिटीज के कारण मार्केट फेलियर हो जाता है। फैक्टर मोबिलिटी कई बार इमोबाइल होती है, मतलब लेबर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होना नहीं चाहता या हम कर नहीं पाते, ट्रेड यूनियंस वगैरह बनी हुई है, तो उस कारण से भी भाई यहाँ फैक्टर्स ज़्यादा हैं, यहाँ लेबर ज़्यादा है, कहीं मार्केट में लेबर कम है, वहाँ हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, वहाँ और फैक्ट्रीज लगानी है, वी नीड मोर लेबर्स, पर यहाँ से हम लेबर को शिफ्ट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ तो रिक्वायरमेंट है तो भी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा क्योंकि फैक्टर मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट और इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। इन परफेक्ट इंफॉर्मेशन के कारण मार्केट फेलियर होता है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल। बिल्कुल हमने कहा ये एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का हमेशा आउटकम होगा कि जो तेज भागेगा, जो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर लेगा वो तो इनकम में आगे बढ़ जाएगा, कुछ पीछे रह जाएंगे, यानी इनकम इनइक्वलिटी तो वहाँ होगी ही होगी, हमेशा होगी। अकॉर्डिंग टू मसग्रेव ने क्या कहा? द स्टेट इज़ द इंस्ट्रूमेंट बाय विच नीड्स and concerns of the citizens are fulfilled and therefore
Public finance is connected with the economic mechanism that should ideally lead to the effective and optimal allocation of limited resources. ये कह रहा है भाई गवर्नमेंट का काम ही क्या है, लोगों की जो उम्मीद है, जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करना, उनकी कंसर्न्स को, उनके नीड्स को फुलफिल करना। इसलिए गवर्नमेंट इस तरीके से इंटरफेरेंस करती है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए, लिमिटेड रिसोर्सेज का, और आम जनता का जो वेलफेयर होना चाहिए वो हो जाए। Above logic in effect makes it necessary for the government to intervene in the market to bring about improvement in the social welfare। यानी ये कह रहा है कि भैया मार्केट में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ वहाँ गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए कि सोशल वेलफेयर यानी आम जनता का भला हो सके, सोशल वेलफेयर स्प्रेड हो सके। इन द absence of appropriate government intervention मार्केट फेल होगा एंड द रिसोर्सेज आर लाइकली टू बी मिसअलोकेटेड, या तो बहुत ज़्यादा कुछ गुड्स का प्रोडक्शन होगा या बहुत कम कुछ गुड्स का प्रोडक्शन होगा, वही मार्केट फेलियर कहलाता है। द allocation responsibility of the government involves suitable corrective action when private markets provide the fails to provide the right and desirable combination of goods। यानी प्राइवेट मार्केट जब प्रॉपर्ली एलोकेशन नहीं कर पाता कि इसका कम हो रहा है, इसका ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड अस विद गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी कैन नॉट प्रोड्यूस, और जहाँ पे पब्लिक गुड्स वगैरह जहाँ हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते वहाँ पे भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है। स्टूडेंट मस्ट नोट दैट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इंटरवेंशन डू नॉट इम्प्लाई दैट मार्केट्स आर रिप्लेस बाय गवर्नमेंट एक्शन। बिल्कुल, इम्प्लीकेशन का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट को हटा दिया गवर्नमेंट आ गई। प्राइवेट को थोड़ी उंगली कर रही है गवर्नमेंट कि प्राइवेट जो इस तरफ जा रहे थे थोड़ा सा सीधा हो जाए। मतलब किसी गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे तो वहाँ गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, बोले साहब ये खराब चीज़ है, इस पर टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने उसका नेगेटिव कैंपेनिंग शुरू कर दिया। डिमेरिट गुड्स है जैसे, तो गवर्नमेंट ने उसका नेगेटिव कैंपेनिंग शुरू कर दिया, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, उसका बोल दिया भैया पब्लिक प्लेस पे कंजम्पशन नहीं करोगे, ये वो, ठीक है, थोड़ा बहुत बैंड वगैरह लगा दिया। तो प्राइवेट सेक्टर को रिप्लेस नहीं किया, अभी भी प्रोडक्शन प्राइवेट ही कर रहा है, सेल प्राइवेट ही कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि अब प्राइवेट को सोचना पड़ेगा कि हमें हमारा प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए, क्योंकि इतना ह्यूज टैक्स दे रहे हैं, फिर पब्लिक प्लेस पे कंजम्पशन नहीं हो सकता, रेलवे स्टेशन पे गुटखा नहीं बिक सकता, तो इन सबसे डिमांड तो कम होगी, उसका इम्पैक्ट आएगा। तो एक टैक्सेशन सिस्टम है, एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। अगर किसी गुड्स पे गवर्नमेंट अपना टैक्सेशन सब्सिडी एक सिस्टम हो गया, गवर्नमेंट किसी कहीं पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, यानी गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट और जो एक्सपेंडिचर उसको चेंज कर दे, तो जिस तरफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगा उस तरफ डिमांड बढ़ेगी, और उस अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसकी जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज होगी उस प्रोडक्ट की डिमांड पे इम्पैक्ट तो आएगा। रिसोर्स एलोकेशन रोल ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी फोकसेस ऑन द पोटेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू इंप्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थ्रू, एक तो टैक्सेस, एक एक्सपेंडिचर। क्लियर करना, अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी जिससे इकोनॉमी वापस लाइन पर आ जाए, और अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी। दोनों काम गवर्नमेंट करती है। ए वैरायटी ऑफ एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट के पास इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट में डायरेक्टली प्रोड्यूस यानी सीधा मार्केट में एंटर हो जाए, गवर्नमेंट प्राइवेट एलोकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इंसेंटिव्स यानी टैक्सेस वगैरह, टैक्स कंसेशन सब्सिडी वगैरह, और डिसइंसेंटिव यानी टैक्सेस के थ्रू हाई टैक्स लगा दे या सब्सिडी दे दे। इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू कंपटीशन पॉलिसीज, हमने पढ़ा था कंपटीशन मर्जर पॉलिसीज, वो कंपटीशन एक्ट 2002 के लिए मोनोपोली के केस में। रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ हो सकती है, लाइसेंसिंग लो, कंट्रोल्स, मिनिमम वेजेस इतनी देनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते अपने पास, या डायरेक्टिव्स दे दे जो भी इंडस्ट्री के हिसाब से सही हो इंडस्ट्री को वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने के लिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमारा पहला वाला तो हो गया, 3 फंक्शन हमने देखने थे, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा था जहाँ पे इकोनॉमी में अप एंड डाउन्स आ रहे हों वहाँ इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। तो सेकंड हमारे पास क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में सिंपल सी बात बोलूँगा, गवर्नमेंट का काम है अमीरों से टैक्स ले गरीबों पे खर्च करे, यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अपनाए, एक बात। दूसरी बात, रिडिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पर नहीं है, अपॉर्चुनिटी का भी है। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको रिजर्वेशन देना, कोई बहुत बुजुर्ग आदमी कमा नहीं पा रहा बेचारा तो उसको रेलवे टिकट्स में कंसेशन, बस टिकट में कंसेशन, या इनकम टैक्स में रिबेट देना, या ओल्ड एज पेंशन देना। कोई व्यक्ति ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है जहाँ पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं है, जहाँ पढ़ाई का मतलब नहीं समझते हैं, बैकवर्ड है, तो उनको रिजर्वेशन देना कि वो एक स्टेप आगे आ सके, इकोनॉमी में बराबर आ सके। भाई समझो, एक व्यक्ति जो ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करता है जो बहुत कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है, वहाँ बचपन भी समझने लगे हुए मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, CA बनेगा, MBA बनेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट ने मान लो किसी चीज़ के लिए कट ऑफ एज डाल दी 20 ईयर्स,
तो जो सोसाइटी जहाँ समझती ही नहीं है साहब कि पढ़ाई क्या होती है, सफाई करनी है, सफाई कर्मचारी वगैरह है, सल्यूट है उनके काम को, लेकिन ठीक है वहाँ पे एजुकेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते कई बार ऐसे सोसाइटी के अंदर, ऐसे कम्युनिटी के अंदर। तो जो जनरल कैटेगरी को 20 ईयर्स का एज दिया कि आपको ये कंपटीशन एग्जाम फाइट करना, आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना, ये करना, तो 20 ईयर्स की एज लिमिट है, क्लैट का एग्जाम देना, वॉट, और उनको एग्जाम के लिए लिमिट दे दी 23 ईयर्स, 24 ईयर्स, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि समझने भी धीरे लगे थे। उनकी फीस कम ले ली क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसे लगेंगे तो जो गार्जियन से शायद मना कर दिया, अपने तो नहीं पढ़ना, इतने पैसे लग रहे हैं फालतू, कोई मतलब नहीं है, क्या करेगा पढ़ाई करके, मैंने कौन सी पढ़ाई की, तेरे दादा ने कौन सी पढ़ाई की, मतलब ऐसी बात आ सकती है। तो वहाँ पढ़ाई फ्री करो, उनके लिए सस्ती करो कि हर व्यक्ति वहाँ पढ़े, स्पेशली फॉर गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटी बराबर मिल सके। तो ये सब गवर्नमेंट का रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पार्ट है, अपॉर्चुनिटी का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन। Over the past decades, there has been tremendous expansion in the economic activities, which has generated enormous increase in aggregate output. ये कह रहा भैया पिछले कुछ डिकेड्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ी है, उस कारण से इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इकोनॉमिक प्रोडक्शन जब बढ़ा है, लेकिन जो ग्रोथ हुई है वो स्प्रेड इक्वली नहीं है हाउस होल्ड्स के बीच में, कुछ अमीर और कुछ गरीब हो गए। इट एम्स एट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो अब यहाँ पे भैया गवर्नमेंट को आना पड़ता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने के लिए कि इक्विटी और फेयरनेस इकोनॉमी में प्रमोट हो सके। वापस एक बात ध्यान रखना, एक्सेसिव फोकस ऑन इक्विटी विल लीड्स टू कॉम्प्रोमाइज विथ ग्रोथ। अब ज़्यादा इक्विटी पे फोकस करोगे, जो कमा रहा है उससे टैक्स लोगे और जो नहीं कमा रहा उसको फ्री में दोगे, तो नहीं कमाने वाले को तो इंसेंटिव है और कमाने वाले को डिसइंसेंटिव है, तो कमाने वाला क्यों परेशान होगा, और नहीं कमाने वाला तो वैसे ही मस्त हो जाएगा, सब सरकार दे रही है, तो ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा वहाँ पे। Governments therefore involves changing the pattern of distribution of income through the markets would market जो है वो egalitarian मतलब अनइक्वल मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और उसको इक्वल करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है। द डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अराइजेस from the fact that left to the market the distribution of income and wealth among individuals in the society is likely to skewed मतलब यूं मतलब कोई ऊपर नीचे स्क्यूनेस होती है ना, अपने स्टेट्स में पढ़ा होगा, तो इनइक्वलिटी के लिए यहाँ पे स्क्यू वर्ड यूज किया गया। Therefore the government has to intervene to ensure a more desirable and just मतलब justice, socially justifiable distribution के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। Distributive function of the budget is related to the basic question from whom should an economy produce, for whom the economy should produce goods and services। यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस बात से बिलोंग करता है कि इकोनॉमी में गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस किए जाए, गरीब के लिए कि अमीर के लिए, गरीब को क्या मिले और अमीर को क्या मिले, इस चीज़ पे भी फोकस करना पड़ता है। As such, it is concerned with the adjustment of the distribution of income and wealth as to ensure distributive justice, namely equity and fairness। Distribution function also relates to the manner in which the effective demand over the economic goods is divided among the various individuals and family spending units of the society। यानी जो इफेक्टिव डिमांड है वो सबके पास सबकी हो, मतलब पैसा सबके पास हो, तो इफेक्टिवली हर व्यक्ति जो इकोनॉमिक गुड्स हैं जिनकी इकोनॉमी में या पब्लिक को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस, उसकी डिमांड हर व्यक्ति कर सके, पैसा होगा तभी कर पाएंगे। तो पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबके पास इक्वल मनी जाएगी, तो हर बंदा इकोनॉमिक गुड्स की डिमांड कर पाएगा, इफेक्टिवली हर बंदा इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाएगा। इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। वही मैंने कहा, इफेक्टिव डिमांड कब होगी, जब पैसा होगा। एंड दिस इन टर्न डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल आउटपुट। और इससे पता पड़ता है कि एक्चुअली इकोनॉमी में आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है लोगों के बीच में। अगर रियल डिमांड कुछ सेक्शन की कम है तो वहाँ गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एम्स एट टू अचीव एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी अमंग हाउस होल्ड के बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसके लिए मैंने कहा टैक्सेशन जो है वो कैसा लगाया जाता है, प्रोग्रेसिव नेचर का। जितना इनकम ज़्यादा होगा उतना टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, जो जितना अमीर होगा उससे उतना ज़्यादा टैक्स लो। जैसे इंडिया में इनकम टैक्स है, भाई मान लो 5 लाख तक टैक्स नहीं है, उसके बाद 20% है, फिर और ऊपर कमाएगा तो 30% है। ये क्या हो गया हमारे लिए, एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इनकम बढ़ रही है तो टैक्सेशन का रेट और ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी अमीर पे हम बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, गरीब पे कम डालेंगे। एडवांसिंग द वेलबींग फॉर दोज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी सफर्स फ्रॉम डिप्रेटिव इन डिफरेंट टाइम्स। मतलब जो पीछे रह गए बेचारे, उनको थोड़ा सा सपोर्ट देना। जैसे मैंने कहा फिजिकली चैलेंज्ड है या ओल्ड एज पर्सनस हैं, उनको पेंशन वगैरह देना, उनको बेनिफिट्स देना, रेलवे टिकट्स में या कंसेशन वगैरह देना, फ्री में फूड वगैरह अवेलेबल करवाना, या बसेस में, मेट्रोज में उनके लिए सीट रिजर्व रख देना। भाई एक यंग बंदा खड़ा हो सकता है पर एक बुजुर्ग कैसे खड़ा होगा, तो उसके हिसाब से।
प्रोवाइडिंग इक्वलिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। इनकम में भी इक्वलिटी देने की कोशिश करना, वेल्थ में और स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटीज में, जिसमें रिजर्वेशन वाला एस्पेक्ट भी कवर हो जाता है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पीपल हु हैव हार्डशिप, जो हार्डशिप सफ़र करें उनको सिक्योरिटी, वही जो ओल्ड एज वाले हैं और जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनको सिक्योरिटी देना, यानी भाई फ्री में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा दिया, यानी उनका जीवन अच्छे से चलेगा। भाई तुम्हारे पाँव काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर जाओगे, तुम्हारा कोई नहीं सुनने वाला, हम हैं। गवर्नमेंट को इस तरीके से पॉलिसीज बनानी चाहिए। इंश्योरिंग दैट एवरीवन इंजॉयज ए मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब हर बंदे को एक मिनिमम 2 वक्त की दाल रोटी, रहने के लिए मकान और बेसिक एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज तो हर व्यक्ति के पास अवेलेबल हो, इतना तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कुछ एग्जाम्पल्स नीचे आपको दे रखे हैं। टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की, जहां गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, अमीर से ज़्यादा गरीब से कम लेती है। प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, जो लो इनकम जनरेटिंग पर्सन उनके लिए यूज़ कर दी जाती है, बीपीएल फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन दिया जाता है जो कि पीछे रह गए उन लोगों के लिए। रेगुलेशंस फॉर द of the manufacturing sale of certain products to ensure health and well-being of consumers, कुछ प्रोडक्ट के सेल पे और प्रोडक्शन पे कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भैया आम आदमी सुरक्षित रहे, सही तरीके से सर्वाइव कर सके। मतलब कुछ लोग पैसा कमाने के लिए बाकी दूसरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें, ठीक है ना। मतलब दारू बेचने के लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं, एकदम देशी दारू आप एकदम घर पे बना रहे हो, बहुत ख़राब है, आप पीने वाला पी भी लेगा और बेचारा मर जाएगा। एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए दूसरे को मार दे या दूसरे के लिए हेल्थ से खिलवाड़ करे, ऐसा भी सिचुएशन ना हो। स्पेशल स्कीम फॉर बैकवर्ड रीजन्स, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है भैया आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करो, आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट देंगे, ये बेनिफिट वो बेनिफिट, अलग अलग बेनिफिट्स देती है। इन मॉडर्न टाइम्स मोस्ट ऑफ द इगलिटेरियन वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड्स फ्री एंड सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर, यानी जहाँ पर इनइक्वलिटी है वहाँ इक्वलिटी लाने के लिए सब्सिडाइज्ड एजुकेशन या फ्री एजुकेशन है, हेल्थ केयर सिस्टम है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, पेंशन दे रही है गरीबों को या फिजिकली चैलेंज लोगों को, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। और उसके बाद ग्रेटर इक्वलिटी कैन बी अचीव थ्रू हाई रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन रिच, लेकिन इससे कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी क्रिएट होगी, वहाँ गवर्नमेंट को ध्यान रखना है। स्टेबलाइजेशन फंक्शन, इकोनॉमी में रिसेशन ना हो, इन्फ्लेशन ना हो। स्टैगफ्लेशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इन्फ्लेशन भी और अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा जो डिमांड बढ़ा रहे हैं जिस कारण से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, या रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया है जिस कारण से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, और एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन लोगों की डिमांड कम हो रही है, लोग बाग परचेज नहीं कर रहे और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कुछ लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं और बाकी लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है, उनका गुड्स बिक ही नहीं रहा, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी एक ऐसी सिचुएशन। और कॉन्टेजियन इफेक्ट मतलब होता है इंटरनेशनल एक्सटर्नल इफेक्ट, बेसिकली यूरोप की इकोनॉमी में प्रॉब्लम हुई, चाइना में प्रॉब्लम हुई, अमेरिका में प्रॉब्लम हुई, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आ रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियन इफेक्ट। भाई अमेरिका की इकोनॉमी अगर डाउनफॉल पे है तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होते थे अमेरिका में वो कम हो जाएंगे, जब इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो एक्सपोर्ट्स यूनिट्स कम कमाएगी तो अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को निकालेगी, जब एम्प्लॉयज़ को निकालेगी तो वो जहाँ जिस घर में किराए पर रहते थे वहाँ रेंट प्रॉपर्ली नहीं दे पाएंगे, वो जो डिमांड करते थे खर्च करते थे, तो पूरा साइकिल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण, वो कॉन्टेजियन इफेक्ट हो गया। स्टेबलाइजेशन फंक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर एडी एएस बराबर हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम आ जाए बिना किसी झगड़े के, मतलब कोई परेशानी नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ये बराबर हो जाए और मज़ा आ जाए, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाए, प्राइस स्टेबिलिटी रहे, प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है। और ये सारी चीज़ें जो एडम स्मिथ यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे ऑटोमेटिक होगा, वो कह रहे थे सब फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगा, प्राइस स्टेबिलिटी अपने आप हो जाएगी, प्राइस बढ़ रही है, लोग बाग कम खरीदेंगे, अपने आप कम हो जाएगी, प्राइस कम हो रही है, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, वापस बढ़ जाएगी। लेकिन कीन्स ने बोला ऐसा नहीं होता, ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता है, गवर्नमेंट हैव टू इंटरफेयर इन बिटवीन, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ेगा स्टेबिलिटी लाने के लिए। स्टेबिलिटी इन द सेंस फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, इकोनॉमी का रिसेशन ना आए, जनरल आउटपुट लेवल वगैरह सब अच्छे लेवल पर रहने चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्लासिकल कहते थे हमेशा होगा, ये कहता है कोशिश करनी चाहिए। जैसे स्टेबलाइजेशन इज वन ऑफ द
की फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड एम्स एलिमिनेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो है वो नहीं आने चाहिए, यानी सब ऑप्टिमल एलोकेशन नहीं, प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट करेक्टिव इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट वहाँ करेक्टिव इंटरवेंशन नहीं करेगी, द इनस्टेबिलिटीज दैट अकर इन द इकोनॉमी में बी प्रोलॉन्ग्ड, और बहुत लंबे समय तक इनस्टेबिलिटी चलती रहेगी, तेजी मंदी बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत बुरा आएगा। यानी अगर थोड़ा रिसेशन आया, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं किया, तो रिसेशन ओवर द टाइम और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और इतना गहरा हो जाएगा, इतनी भयंकर वाली मंदी, इतना रिसेशन आ जाएगा कि फिर इकोनॉमी को मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जितना प्रोलॉन्ग रहेगा उतना वो इकोनॉमी में ज़्यादा इंपैक्ट करेगा और उसको दूर करना बाद में उतना मुश्किल होगा। यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस प्रोएक्टिव होना चाहिए, ऐसा किन्स बोल रहा है। पुराने वाले बोल रहे थे नहीं होगा तो भी चलेगा। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाना चाहिए, जनरल प्राइस लेवल एक नॉर्मल लेवल पर स्टेबल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो। बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स बीओपी जो है वो भी स्टेबिलिटी पे रहना चाहिए। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऐसा नहीं हो कि एकदम से बहुत कम हो गई, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक स्टेबल ग्रोथ होना चाहिए, स्टडी ग्रोथ होना चाहिए कि भैया हम 8% 9% से रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। और लोन टेकन है वो ऑप्टिमम होने चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा कम लिए जाने चाहिए, गवर्नमेंट को अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो रिड्यूस करना चाहिए और उन लोन्स का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन इकोनॉमी में होना चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्ट्स मोर मनी इन द इकोनॉमी एंड स्टिमुलेट्स डिमांड, यानी गवर्नमेंट जब इंजेक्शन करेगी तो उससे डिमांड बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड टैक्स अगर गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है लोगों के तो उससे डिमांड कम हो सकती है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि रिसेशन है, मंदी है, तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए, लोन लेकर भी इकोनॉमी में पैसा खर्च करे तो करना चाहिए। और जब गवर्नमेंट को लगता है कि उल्टा है, तेजी है, मतलब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह बढ़ा देने चाहिए, जैसे पब्लिक की डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा। क्लियर कर लेना, जहाँ पे इकोनॉमी का सिचुएशन जो है वो रिसेशन वाला है, वहाँ गवर्नमेंट को इन्फ्लेशनरी पॉलिसी बनानी चाहिए। इन्फ्लेशनरी मतलब इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की पॉलिसी बनानी चाहिए, और जहाँ ऑलरेडी इन्फ्लेशन है वहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी रिसेशन वाली होनी चाहिए। क्लियर करना, ये स्टेबलाइजेशन फंक्शन, इन्फ्लेशनरी रिसेशनरी पॉलिसीज, ये हम 4th चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। 4th चैप्टर ही पूरा स्टेबलाइजेशन के ऊपर इन्फ्लेशनरी रिसेशनरी पॉलिसीज को लेकर है, तो वहाँ हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।